हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लास्ट लेक्चर, दैट इज पॉपुलेशन, इट्स एट्रीब्यूट्स एंड इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस। ओके, तो स्टार्ट विद पॉपुलेशन। ओके, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ interbreeding individuals। मीन्स पॉपुलेशन के अंदर हम उन इंडिविजुअल्स को कंसिडर करते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो। जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ह्यूमन जो भी आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हो या इनब्रीड कर सकते हो, उनको हम बोलेंगे एक ह्यूमन की पॉपुलेशन। या हम डॉग्स की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सिर्फ हम उसमें डॉग्स को इंक्लूड करेंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ओके, तो अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो होती है उसके जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ये डिफाइन करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो पॉपुलेशन को चार चीजें अफेक्ट करेंगी। कौन कौन सी? एक तो नेटेलिटी। नेटेलिटी मीन्स बर्थ। ओके, दूसरा है मोर्टेलिटी। मीन्स डेथ। नेक्स्ट है इमिग्रेशन। And last one is immigration। इमाइग्रेशन मतलब होता है छोड़कर चले जाना, और इमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन में आकर ऐड हो जाना। अगर बर्थ हो रही है तो क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अगर डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, माइनस से इंडिकेट करेंगे हम। इमाइग्रेशन मतलब इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन को छोड़कर चले गए तो क्या होगा? पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। और इमिग्रेशन मतलब कहीं से कोई इंडिविजुअल्स आकर पॉपुलेशन के अंदर ऐड हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। मीन्स दो फैक्टर तो पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे और दो फैक्टर जो होंगे वो पॉपुलेशन को कम कर देंगे। ठीक है, जो नेटेलिटी या बर्थ होती है उसको हम बी से इंडिकेट करते हैं, जबकि मोर्टेलिटी को हम डी से इंडिकेट करते हैं। अगर बर्थ में से डेथ को घटा दें तो ये होगा आर। आर मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब भी हम आगे इसमें ग्रोथ कर्व की बात करेंगे तो उसमें जहां पर भी मैं आर लिखूंगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन होगा, जिसमें हमने बर्थ माइनस डेथ कर दिया है। तो हमें जो नेट वैल्यू मिलेगी वो होगी उस पॉपुलेशन की रेट ऑफ चेंज। मीन्स वो पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ या घट रही है वो आर डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हम बात करेंगे आगे पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन होती है वो तीन टाइप की होती है। मीन्स सबसे पहले पॉपुलेशन जो होगी वो तीन टाइप की होगी। एक पॉपुलेशन ऐसी होगी जो लगातार बढ़ रही होगी। एक कोई पॉपुलेशन ऐसी भी हो सकती है जो कंटिन्यूअस स्टेट में होगी, मीन्स जितनी बर्थ हो रही है उतनी ही डेथ हो रही है। और एक पॉपुलेशन ऐसी होगी जो डिक्लाइन हो रही होगी, मतलब डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन के जो कर्व होते हैं, ग्रोथ कर्व, उनके बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर पॉपुलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, एक पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा
बढ़ रही है तो क्या होगा उसमें, जो प्री रिप्रोडक्टिव होंगे, यहाँ पर मैं नीचे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की बात करूंगी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और सबसे ऊपर होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मीन्स हम इनको ग्राफ की फॉर्म में दिखाएंगे। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं और सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं, तो ये पॉपुलेशन क्या होगी, लगातार बढ़ेगी और इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल में क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, तो यहाँ पर स्टेबल पॉपुलेशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो जो स्टेबल पॉपुलेशन होगी उसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर ऑलमोस्ट सेम होगा, इसलिए पॉपुलेशन ना तो ज़्यादा बढ़ेगी और ना ही ज़्यादा घटेगी, लगभग स्टेडी कंडीशन में होगी। जबकि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होगा, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो कम होंगे, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव वाले इनको मैं शो कर रही हूँ ऐसे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े ज़्यादा होंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होंगे। तो ऐसी जो पॉपुलेशन होगी वो डिक्लाइनिंग होगी, मींस पॉपुलेशन जो होगी वो घट रही होगी, ठीक है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले ज़्यादा होंगे। स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले ऑलमोस्ट इक्वल होंगे और डिक्लाइनिंग में जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो ज़्यादा होंगे, बाकी जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले हैं वो कम होंगे। तो हमें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या पता चलता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसको मेनली कौन डिसाइड करता है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले। अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम होगी तो पॉपुलेशन घटेगी, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो है वो अगर रिप्रोडक्टिव वालों के ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। ओके, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ कर्व की। तो जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप से बढ़ती है, तो इसके लिए दो ग्रोथ कर्व दे रखे हैं। एक तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दे रखा है, सबसे पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो देखो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है वो क्या कहता है कि इसको जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, और ये क्या कहता है कि जो पॉपुलेशन होगी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी, मींस उस पॉपुलेशन के ऊपर कोई चेक रेट नहीं होगी, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ग्रोथ कर्व है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन होगी वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं और यहाँ पर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जे शेप का ग्रोथ कर्व जो होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को शो करेगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में हम बताते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, बर्थ माइनस डेथ आर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर हम ले रहे हैं एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टाइम टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ एन जीरो लेती हूँ तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टाइम जीरो, मतलब जब हम स्टार्टिंग में इसको कंसिडर करेंगे तो एन जीरो लेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं डी एन बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
वो क्या होगी, बी माइनस डी। बी माइनस डी यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। और एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, स्टार्टिंग में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए रेट ऑफ चेंज से, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डी एन बाई डी टी, मतलब टाइम टी पर पॉपुलेशन जो होगी वो कितनी होगी, आर इंटू एन, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन जितनी थी वो इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, वो कहलाएगा हमारा क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व नेचर के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे रिसोर्सेज कितने भी ज्यादा हों, एक पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती। इसमें ना तो कभी भी कोई लैग फेज आएगा, ना स्टेशनरी फेज आएगा, और ना ही कोई डिक्लाइनिंग फेज आएगा। जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन होती है, मान लो हम डियर की बात करते हैं, तो डियर जो होंगी वो लॉजिस्टिकली एक्सपोनेंशियली कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वहां पर उनको फीड करने के लिए कोई होगा, उनके लिए जो रिसोर्सेज होंगे, भाई जंगल के अंदर घास बहुत ज्यादा है, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे डियर ही हो जाएंगे वहां पर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कुछ लिमिट्स होंगी, उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होगी जो सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डियर्स को ही वहां पर अलाउ करेगी। ओके, तो आगे जो दूसरा रियल ग्रोथ कर्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है वो नेचर के अंदर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या कहता है कि कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं कर सकती, चाहे आप उसको कितनी ही ज्यादा रिसोर्सेज, कितने ही ज्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो, कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि एक फैक्टर होता है कैरिंग कैपेसिटी, और वो कैरिंग कैपेसिटी लिमिट लगा देगा किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ पर। ठीक है, तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो किस शेप का बनेगा, वो बनेगा जे शेप का। ठीक है, ये जो होगी ये होगी इसकी कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम के से डिनोट करेंगे। कैरिंग कैपेसिटी को हम के से डिनोट करेंगे। और जब कोई पॉपुलेशन ग्रोथ करती करती कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेशनरी फेज आ जाएगा, चाहे आप कितना ही टाइम दे दो उसको और कितने ही न्यूट्रिएंट्स दे दो, अब वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि ये अब अपनी कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच गई है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हम ऐसे देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू आर। आर क्या था हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी के है, और एन है यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल या साइज ऑफ पॉपुलेशन व्हेन टाइम इज 0। ओके, तो स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या पॉपुलेशन का साइज है वो इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, फिर उसके बाद ब्रैकेट में कैरिंग कैपेसिटी माइनस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अपॉन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो रियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है। रियल में जो पॉपुलेशंस हैं वो इस तरह ग्रो करती हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियली सिर्फ एल्गल ब्लूम्स ग्रो कर सकते हैं या लैमिंग्स ग्रो कर सकते हैं, जबकि और बाकी जितनी भी पॉपुलेशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो लॉजिस्टिकली ग्रोथ करती हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कहीं पर ये भी आ सकता है, वर्होल्स्ट-पर्ल इक्वेशन। ठीक है, हो गया क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। ठीक है, तो
पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो देखो, पॉपुलेशंस जो होती है वो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट भी दे सकती है और एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो जो बेनिफिट कर रही हैं उसको हम प्लस से इंडिकेट करेंगे, जो नुकसान दे रही हैं या हार्म कर रही हैं उसको माइनस से, और जो कोई इफेक्ट शो नहीं कर रही उसको हम जीरो से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी एक टेबल दी हुई है और मैं भी यहाँ पर एक टेबल बनवा रही हूँ। तो ये है टाइप ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पर हम एक स्पीसीज की बात करेंगे और यहाँ पर दूसरी स्पीसीज की बात करेंगे। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों पॉपुलेशन जो होंगी एक दूसरे से बेनिफिट लेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होगा, एक को फायदा होगा, दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में क्या होगा, दोनों को नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद है क्या था, पैरासाइट। पैरासाइटिज्म, इसमें क्या होगा, एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है, और एक है प्रीडेशन। प्रीडेशन में भी क्या होगा, एक को फायदा होगा और एक नुकसान होगा। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इनके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों को बेनिफिट हो रहा है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या, लाइकेन, जिसमें एक फंजाई और एक एल्गी दोनों एसोसिएशन में होंगी और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगी। फंजाई कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, तो फंजाई न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगी, एल्गी से, और एल्गी जो होती है वो बदले में वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेगी, फंजाई से। तो वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। कॉमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म में एक को फायदा होगा, दूसरे को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, और इसका अच्छा एग्जाम्पल है हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन। हर्मिट क्रैब के ऊपर सी एनिमोन होता है, हर्मिट क्रैब जहाँ जहाँ जाएगी सी एनिमोन उसके साथ साथ जाएगा और फीडिंग करता रहेगा। तो सी एनिमोन को तो फायदा है, लेकिन हर्मिट क्रैब को उससे कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई फायदा है। नेक्स्ट है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में दोनों को ही नुकसान होता है। तो जो एमेंसेलिज्म है वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज होता है। मींस कोई एक पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया होगा वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा, उसके ग्रुप में जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाएंगे, और वो जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म, एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। जो अमरबेल होती है वो पौधों पर चढ़ जाती है, तो जो अमरबेल होती है उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिस प्लांट के ऊपर वो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक कोई प्रे होगा और एक प्रीडेटर होगा, जैसे लॉयन और डियर। तो लॉयन जो होगा उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन डियर जो है उसको नुकसान हो रहा है। अब ये जो दोनों इंटरेक्शन है ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन जो पैरासाइटिज्म होता है उसमें जो पैरासाइट होगा वो कंप्लीटली खत्म नहीं करेगा, लेकिन इसमें जो प्रे होगा वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो लॉयन होगा वो डियर को कंप्लीटली खत्म कर देगा, जबकि अमरबेल जो है वो प्लांट को सुखा देगी। जब अमरबेल वहां से हटा दी जाएगी तो वो प्लांट फिर से ग्रीन हो जाएगा। या हम टिक्स और लाइस की बात करते हैं, तो जो मतलब एनिमल्स के अंदर टिक्स और लाइस होती है वो एनिमल को मार थोड़ी ना देती है, सिर्फ उनका ब्लड सक करती है। ठीक है, तो ये दोनों जो इंटरेक्शंस होती है वो बिल्कुल अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, एक पॉपुलेशन होती है आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं कंपटीशन की बात करते हैं। गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
गॉस जो थे उन्होंने एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। मीन्स क्या कहता है कि जो दो स्पीसीज होती है वो आपस, जैसे दो स्पीसीज हैं उनके जो रिसोर्सेज है वो सेम है, तो वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगी और उस कंपटीशन में जो विनर होगा वही सरवाइव करेगा, बाकी जो दूसरा होगा वो खत्म हो जाएगा। तो जो कंपटीशन होगा इंटर स्पीसीज या इंटर स्पीसीज, जो भी कंपटीशन हो रहा है उसमें जो जीतेगा वो दूसरे को पॉपुलेशन से एक्सक्लूड आउट कर देगा। ठीक है, और ये किन के बीच होगा? मोस्टली उनके बीच होगा जिनकी जरूरतें सेम है, जिनके रिसोर्सेज सेम है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचता है इसका, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन। तो आर सिलेक्शन क्या होता है? आर सिलेक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल का जो साइज होगा वो कम होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? उसकी जो इनब्रीडिंग कैपेसिटी होगी, इनब्रीडिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी। उसके बाद मैटरनल केयर जो है उसमें कम होगी, नहीं होगी, तो ये जो पॉपुलेशन होगी वो जल्दी डिक्लाइन कर जाएगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रैबिट। ठीक है, रैबिट का साइज छोटा है, वो इनब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं जल्दी। उनके अंदर मैटरनल केयर या जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं वो कम होती है, इसकी वजह से ये जल्दी शिकार हो जाएंगे और इनका जो पॉपुलेशन का साइज है वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा या डिक्लाइन फॉर्म में रहेगा। जबकि के सिलेक्शन जो होगा उसमें इंडिविजुअल का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन जो होगा वो कम करेंगे, रिप्रोडक्शन कम करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल का साइज बड़ा है। तो ये जो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे वो 1 या 2 नंबर में ही प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद इनमें मैटरनल केयर जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी और ग्रुप एक्टिविटीज जो होंगी वो भी ज्यादा होंगी। इसकी वजह से ये क्या होंगे? अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, और इसका अच्छा एग्जाम्पल है वुल्फ। तो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन वो पॉपुलेशन के साथ में ही था, ये कर लेना। और आपका ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू।